हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम पहले वर्क एनर्जी पावर का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के लिए हमने बता रखा है कि इनके पीडीएफ डाल रखे हैं। वर्क एनर्जी में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं 5 या 6, वो आप पीडीएफ से उनको जरूर चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं उनको आप जितना लगा सकते हैं उनको लगाएं, और अगर ज़्यादा वर्किंग करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो 11th की थ्योरी जहाँ पर है वहाँ हमने जो न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और 11th के लिए उनको लगाए हैं। तो ओके स्टूडेंट, हम वर्क से डिफाइन करते हैं। देखिए, जब हम किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को हम मूव कराते हैं, मान लीजिए हमने ए टू बी मूव कराया, तो इसमें हम उसमें फोर्स लगाते हैं। फोर्स का डायरेक्शन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पाथ के अलोंग हो। मान लीजिए किसी टाइम फोर्स का ये डायरेक्शन है और फोर्स के डायरेक्शन में एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा पार्ट डिस्प्लेसमेंट का डी आर लिया और फोर्स यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो हम एलिमेंट्री वर्क डन डिफाइन करते हैं बेसिक फार्मूला, वो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। नेचुरल है, आप जानते हैं कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। अगर टोटल वर्क डन आपको निकालना है तो ए टू बी आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल वर्क डन निकल आएगा। ठीक, अब प्रैक्टिकल में जो वर्क डन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है तो नेचुरल है कि ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, और डी आर का इंटीग्रेशन जो है जब आप डालेंगे तो आर होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, आप डेल्टा आर लिख सकते हैं या आर भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन का जो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। वेक्टर का मतलब सीधे सीधे यूनिट वेक्टर में लिखना है। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो एफ डेल्टा आर कॉस थीटा आएगा। ठीक, यहाँ अच्छी तरह से ध्यान रखना, यहाँ ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो ये डिस्टेंस होता है। इसीलिए ध्यान देना, हम आगे एग्जाम्पल भी बताएंगे कि सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चलो 90 डिग्री पर होता है तो वर्क डन 0 होता है, लेकिन टेंजेंशियली जो है अगर फोर्स लग रहा है तो उससे अगर वर्क डन हम निकालते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस 2 पाई आर लिया जाएगा। आगे एग्जाम्पल भी बताएंगे। यूनिट इसकी एसआई जूल है, सीजीएस में अर्ज है 1 जूल, आपको मालूम है 10⁻⁷ अर्ज होता है। इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट एमकेएस में 1 किलोग्राम मीटर है। 1 किलोग्राम मीटर का मतलब है कि 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर। 1 किलोग्राम फोर्स की जो है वो वैल्यू होगी 9.8 न्यूटन। ठीक, ये फोर्स की है एसआई में, और ये आपका जो है वो ग्रेविटेशनल उसमें है, और इसमें 1 मीटर मल्टीप्लाई करें तो 9.8 जूल हो गया। इसी तरह सीजीएस में 1 ग्राम सेंटीमीटर 980 अर्ज के इक्वल होगा, और 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर होगा। नेचुरल है कि वर्क डन के फार्मूले में कॉस थीटा आ रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में नेगेटिव होती है। तो थीटा अगर 0 से 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, 90 पे वर्क डन 0 होगा, और 90 से 180 तक वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव वर्क डन का सिंपली मीनिंग ये है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर वर्क डन देखिए, 3 तरह से मेन वर्क डन के हम कैलकुलेशन करते हैं। एक तो है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि उसमें जो फोर्स दिया होगा वो आई जे के फॉर्म में होगा, यूनिट वेक्टर आई जे के। तो यहाँ पर 4i प्लस जे प्लस 3k दिया हुआ है, पार्टिकल मूव कर रहा है। r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, 2r2 फाइनल पोजीशन वेक्टर है। सीधे फार्मूला लगावे वर्क डन का, एफ डॉट r2 माइनस r1 यानी डेल्टा आर, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, कभी मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है ना, नहीं तो वर्क डन जो है यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो एफ डॉट डी आर। वैसे डॉट प्रोडक्ट में डॉट चेंज कर दें तो कोई बात नहीं है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो इनका आप डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, बाकी साइमल्टेनियसली आपस में आई डॉट जे वगैरह 0 होते हैं। तो ये वर्क डन 46 जूल आ गया। इस तरह के कांस्टेंट फोर्स के आप क्वेश्चन लगा लेंगे। अगर वर्क डन ग्राफ से दे दिया जाए तो ग्राफ आपको हम बता चुके हैं कि अगर फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी 2 फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, अगर इनका ग्राफ दिया जाए तो उसमें एरिया अंडर कर्व ये फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, यानी कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये फोर्स 100 न्यूटन है, नीचे 100 है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल बन रहा है, वैल्यू यहाँ 24 दी गई है, ये मीटर में है। ऊपर का जो एरिया होगा ये वर्क डन पॉजिटिव देगा, नीचे का एरिया वर्क डन नेगेटिव देगा। तो यहाँ पर सिंपली आप एरिया निकाल लें, ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, माइनस ये रेक्टेंगल है
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये टोटल वर्क डन -100 जूल आ गया है। ठीक, ध्यान रखें प्लस माइनस का। दूसरा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए पहले तो सिंपल केस आप ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप वेरिएबल फोर्स को लगाते समय तीनों कंपोनेंट अलग अलग कर दें, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट ले लें आप वेरिएबल फोर्स का, उसमें dx मल्टीप्लाई करें और लिमिट लगा दें x1 टू x2। इसी तरह से वाई कंपोनेंट ले लें, यहाँ dy लिखें और लिमिट लगा दें y1 टू y2। इसी तरह से जेड कंपोनेंट लिखें और लिमिट लगा दें z1 टू z2। ठीक, ये हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है एक। इसमें फोर्स दिया है 7 - 2x + 3x स्क्वायर, क्योंकि इसमें खाली x कंपोनेंट है इसलिए एक ही पार्ट यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक, और वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम x = 0 से x = 5 तक। इंटीग्रेशन आप खुद ही करें, यहाँ पर आप सीधे fx dx मल्टीप्लाई करें, लिमिट लगाएं 0 टू 5। ठीक, आपको ध्यान होगा 7 dx का इंटीग्रेशन x होगा, x का x² 2 और इसका x² का x⁻³ लोअर और अपर लिमिट डालें। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 135 जूल आएगी। तो वेरिएबल केस में x, y, z तीनों कंपोनेंट को अलग करना है। हाँ, एक मेथड आप और वेरिएबल का जरा देखें। जैसे ये फोर्स दिया है 2x² i 3y² j + zk और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, तो वर्क डन निकालने के लिए हमने अभी बताया x कंपोनेंट को अलग करें, 2x², इसमें dx लगाएं और लिमिट ध्यान रखना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट r1 से r2, नीचे r1 और फिर फाइनल। तो 2 to 1, 2 यहाँ x है i के साथ और यहाँ 1 है। फिर y कंपोनेंट लें, इसका 3y², उसमें dy लगाएं और इसकी लोअर लिमिट देखिए 3 है, अपर लिमिट यहाँ से 1 लगाइए। इसी तरह से z कंपोनेंट z है और इसमें लोअर लिमिट यहाँ से 1 लें और यहाँ से -1 लें। ध्यान रखना r1 to r2, ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएं और इसमें -92/3 जूल आएगा। जिन लोगों को इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, मैथ नहीं है, वो प्लेलिस्ट में आप मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में जाएं और वहां से इंटीग्रेशन को सीखें, प्रैक्टिस करें उसकी जो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पार्टिकल, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। पार्टिकल का मास दिया हुआ है 2 kg, ये मास है 2 kg। ठीक, और जो पार्टिकल का एक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट x के साथ टाइम का रिलेशन दिया है, x = t³/3, ये t³ है, t⁻3। ठीक, फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकंड, 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब आप ये लिखेंगे, जैसे x को लिखा आपने t³/3, तो इसको ज्यादा आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो t² आएगा। एक बार फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो 2t हो जाएगा। अब f निकालेंगे तो ma होगा, मास आपका 2 kg है तो 4t हो गया। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फोर्स का फंक्शन है वो टाइम के साथ है और यहाँ होता dx। इसका मतलब है अगर फोर्स की वैल्यू आप डालते हैं t के टर्म्स में, dt लगाना पड़ेगा, इसलिए आप इसमें dt को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। और भी मेथड होते हैं, dx/dt की जगह वेलोसिटी लिख दें, क्योंकि फोर्स भी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है। अब dt बन गया, यानी कि वेरिएबल आप चेंज कर लें अगर दिए हुए हैं। अब जरा देखें, फोर्स की वैल्यू 4t है, 4 बाहर करें इंटीग्रेशन साइन से, वेलोसिटी t² है, t² डालें तो t³ हो गया। लोअर फर्स्ट 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। ठीक, t⁻3 का t⁻4/4 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो 16 जूल आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है, ध्यान रखना कि हालांकि ये थोड़ा टिपिकल है। आप जब कभी वेरिएबल दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर है, यहाँ x का वेरिएबल i के साथ है, y² j के साथ है, लेकिन यहाँ पर मिक्स है। यहाँ x² y है और यूनिट वेक्टर i है, x³ है और यूनिट वेक्टर j है। देखिए इसको कैसे करते हैं, r1 है 1,1, ये कोऑर्डिनेट में भी दे सकते हैं, या i + j भी लिख सकते हैं। r2 2i - से या 2,-1 है। देखिए रूल समझे इसको करने का, फोर्स को लिखें और dr जो है आपका f.dr की जगह तीनों कंपोनेंट लिखें, dx i dy j dzk, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कर लें। ओके, तो i.i 1 होगा, j.j 1 होगा, यहाँ 3x² y dx हो गया और x³ dy हो गया। ओके, अब जरा ध्यान दें लिमिट पर, लिमिट लोअर लिमिट r1 लगाएं 1,1 और फाइनल r2 लगाएं 2,-1। ये कोऑर्डिनेट है, एक साथ लिखे जाएंगे दोनों। ओके, अब इसका मेथड समझें। देखिए इसमें जो वेरिएबल है, पहले हम इसका बता रहे हैं। जैसे ये x³ है तो और dy है, तो जो वेरिएबल dy है उसमें एक फंक्शन को ऐसे ही लिख दें, जैसे हमने x³ को ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल dy है, और dy को इंटीग्रेट कर दो तो y आ गया।
इधर से भी हो जाएगा, ध्यान दें। यहाँ पर dx है तो x का इंटीग्रेशन करेंगे और y फंक्शन को ऐसे ही लिख दो। देखिए ध्यान से, y को ऐसे ही नोट करो। अब एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करो तो x पावर 3/3, 3 कट गया, x पावर क्यूब आ गया, दोनों से एक जैसा आएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन करो और बाकी उसको कांस्टेंट मानकर ऐसे ही नोट कर दो। जैसे यहाँ वेरिएबल x है, y नहीं है, y को कांस्टेंट मानकर ऐसे ही नोट कर दो और फिर 3x² dx का इंटीग्रेशन कर दो तो x क्यूब आएगा। या यहाँ से करो, एक ही बात है। इसमें वेरिएबल y है, ठीक, x क्यूब को कांस्टेंट माने ऐसे ही लिख दें और dy का इंटीग्रेशन करके y लिख दें। अब ध्यान दें, ये आपका डिफरेंशिएशन d लिखा है ये, ठीक, इसको पूरे को मिलाकर हमने ये कंबाइंड कर लिया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है जो कि मैथ के आपके लास्ट में है, ठीक, उसी का पार्ट है ये। यहाँ पर d यानी कि जैसे आप ध्यान दें, ये डिफरेंशिएशन है d, अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यही आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा। अब d और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हटा दें। अब ब्रैकेट में आया x क्यूब y, नीचे लोअर लिमिट लगाएं 1,1 और ऊपर 2,-1 कॉमा लगा है ये, ठीक। अब इसमें अपर लिमिट की वैल्यू डालें पहले, तो x की जगह 2 डालें, y की जगह -1 डालें और एज इट इज मल्टीप्लाई में 2 पावर 3 इंटू -1, बीच में माइनस लगाएं। अब 1 डालें x की जगह, y की जगह 1 डालें, तो ये आपका -9 जूल हो गया। इस टाइप का मेथड ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है, ठीक, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ टर्म समझने की कोशिश करें। देखिए, आपको हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क डन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। आप जैसे ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी में अगर किसी ब्लॉक को आप ऊपर ले जा रहे हैं तो आपने फोर्स जो है इस बॉडी को आप अपवर्ड मोशन करा रहे हैं, ठीक। और ध्यान रखना कि हम जो भी यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं उसमें बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं होती है। जैसे ये ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसमें ग्रेविटी का फोर्स mg डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है, इतना ही फोर्स आप ऊपर ले जाने के लिए लगाएंगे mg फोर्स, ठीक। तो ध्यान दें, अगर आप अपवर्ड जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, जो आपके द्वारा वर्क डन होगा यानी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड लगा रहे हैं, इसलिए ग्रेविटी से वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव का वर्क डन का मतलब समझ गए होंगे। जैसे किसी पार्टिकल को आप ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, ग्रेविटी से वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक। आप अगर इसको धीरे धीरे mg फोर्स ऊपर लगाकर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ला रहे हैं तो आप जो है फोर्स किधर लगा रहे हैं, अपवर्ड लगा रहे हैं, इसलिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इसमें नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का आप ध्यान रख लेना कि कहां पर डायरेक्शन है उसको चेक कर लेना। जीरो वर्क डन आपको केस में मालूम होगा। कुली वाला एग्जाम्पल आप बहुत सुनते हैं कि प्लेटफार्म पर कुली जा रहा है वेट लेके, तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, वर्क डन बाई ग्रेविटी जीरो होगा। पहले ये देख लें वर्क डन किसके द्वारा है। जैसे आप सर्कुलर मोशन में कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है ये, और सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग होगा, इस केस में जो है वो थीटा 90 है, यहाँ पर वर्क डन जीरो होगा, ठीक। इसी तरह से जैसे सिंपल पेंडुलम का आप एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेट कर रहा है, ये टेंशन है T और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट इसके 90 डिग्री पर है, इसलिए वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा। ओके, एक पॉइंट हमने पहले भी बता दिया कि सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई फोर्स टेंजेंशियल लग रहा हो, ये टेंजेंशियल, इसकी रेडियस r है, हर समय फोर्स टेंजेंशियल है, ऐसी कंडीशन में वर्क डन बाई टेंजेंशियल फोर्स जीरो नहीं होगा, F इंटू 2πr होगा, ठीक। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को हटाने के बाद डिस्टेंस आएगी। वर्क डन का एक बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है, आप छोटे उसमें पढ़ते हैं 10th में, कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कभी फार्मूला जो है वो रॉन्ग नहीं होगा अगर लगाएंगे कहीं पर, फोर्स इनटू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ हर समय डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ थीटा जीरो है, ठीक है ना। तो F इंटू 2πr होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये ध्यान रखना। स्प्रिंग फोर्स से जो वर्क डन होता है उसका वही वर्क डन उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होता है। उसका फार्मूला आप पढ़ते हैं वो हाफ kx² होता है, लेकिन x ध्यान रखना, x मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुनना। जैसे ये नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया एक्स डिस्टेंस राइट को, तो एक्सटर्नल फोर्स आप इधर लगाएंगे, स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट को लगेगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा। ओके, ठीक इसी तरह से अगर इसका कंप्रेशन कर दें तो कंप्रेशन में आप फोर्स लेफ्ट को लगाएंगे, स्प्रिंग का फोर्स राइट को लगेगा। ठीक, तो आप फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट को, तो आपके द्वारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा और स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा। और अगर एक राउंड यहां से यहां तक कर दें तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक, यानी हाफ राउंड में पॉजिटिव है और हाफ में नेगेटिव है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते समय स्प्रिंग का कोई भी केस आए तो उसमें अच्छी तरह से इस बात को ध्यान रखना। अब हम आते हैं जो बेसिक डिफिनीशन है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, डिफिनीशन आप पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ लेना। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको कहते हैं कि जिसमें क्लोज्ड लूप में वर्क डन 0 हो और वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे ग्रेविटी का आप एग्जाम्पल समझ लें, मान लीजिए हम यहाँ सरफेस से एच हाइट पर ऊपर ले जाते हैं, ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड, कितना वर्क डन हुआ ग्रेविटी से, माइनस mgh, क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है। आपको चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे कर्व से जाए, चाहे इंक्लाइंड प्लेन से जाए, 11th में पढ़ते हैं, चाहे स्टेयरकेस बनाकर जाएं, लेकिन सीधे वर्क डन माइनस mgh आएगा, बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस mgh होगा। तो वर्क डन पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स की दो पहचान है, जैसे ए टू बी जाते हैं, एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, तो वर्क डन पाथ 1 में जितना होगा उतना ही वर्क डन पाथ 2 में होगा, यानी कि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। और क्लोज लूप में वर्क डन 0 है, जैसे ग्रेविटी में हम ऊपर ले गए तो ग्रेविटी से जो वर्क डन होगा वो माइनस mgh हुआ, वापस आ गए तो प्लस mgh, नेट वर्क डन 0। ठीक, 11th में डेरिवेशन करते समय कभी वो एक्सटर्नल फोर्स से भी वर्क डन ले लेते हैं, वो mg के इक्वल कर लेते हैं, उससे भी ड्राइव कर लेते हैं। तो क्लोज लूप में, क्लोज लूप का मतलब है कि पहले हम a टू b गए और फिर b से a हम वापस आ गए। ठीक, इंटीग्रेशन करते समय यहाँ पर सर्कल का साइन बनाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन का ये एफ डॉट डी आर है ये 0 होगा। 3 एग्जाम्पल ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और कूलम फोर्स। ठीक, ये सभी कंजर्वेटिव हैं। अगर इन फोर्स में फील्ड एसोसिएटेड है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी तरह से आपका जो कूलम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, वो दोनों कंजर्वेटिव हैं। ठीक, कंजर्वेटिव फील्ड में ध्यान रखना कि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग होता है फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं तो वैसे तो पॉइंट चार्ज लेते हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडी है तो तब भी उनके सेंटर टू सेंटर फोर्स एक्ट करेगा, टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम। तो सेंट्रल फोर्स जो है वो ध्यान रखना वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट होगा। ठीक ना, और इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। आपको मालूम है कि कूलम्स लॉ में, ग्रेविटेशनल लॉ में 1/r² आता है, तो सेंट्रल फोर्स में डिस्टेंस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव वर्ड आपका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। आप 11th में प्रूव करते थे डिफरेंट पाथ पर ले जाकर और उनको शो करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। ठीक, ठीक इसी तरह से जो है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है। ओके, कोई भी पाथ फॉलो करें कुछ या क्लोज लूप में जाएं तो वर्क डन 0 इलेक्ट्रोस्टैट को करते समय, ग्रेविटेशन में करते समय इसकी जरूरत पड़ती है। अब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। जो फोर्स इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, विस्कस फोर्स है, और एक और था, अगर तुम लोगों को ध्यान हो कि जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो इंडक्शन के चैप्टर में है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां प्रोड्यूस होता है वो नॉन कंजर्वेटिव है, उसमें इसीलिए पोटेंशियल वर्ड डिफाइन नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव में जो है वो जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, और क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लोज लूप में आप सिंपली बात समझ लें, पहली बात ये है कि जब कोई ब्लॉक जो है आगे मूव कर रहा है तो आपको मालूम इसमें नॉर्मल वर्ड लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो म्यू के mg होगा, मोशन हो रहा है, नॉर्मल mg के इक्वल होगा, म्यू के n होगा। नॉर्मल को mg वैल्यू डाल दें तो
म्यू के एम जी होगा। अगर ये फॉरवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, अगर डी डिस्टेंस आगे गया तो फ्रिक्शन से वर्क डन होगा, ध्यान दें, माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। ठीक, और जब वापस आएगा इधर को तो फ्रिक्शन उधर लगने लगेगा, तो फिर माइनस म्यू के एम जी इंटू डी होगा, यानी कि क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं हुआ। इसी तरह वो पाथ पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि डी चेंज हो जाएगा। ठीक, सर्किल में अगर किसी ब्लॉक को आप ऐसे ही मूव कराते हैं तो जो जीरो नहीं होगा वर्क डन, ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस लगेगा। तो यहां से यहां तक पूरा मूव कराएं तो डिस्टेंस 2 पाई आर, फ्रिक्शन फोर्स कितना, माइनस म्यू के एम जी, अगर सिंपल केस ले रहे हैं नॉर्मल एम जी के इक्वल। तो सीधा सा ध्यान रखें कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनमें वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं होगा और वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स वगैरह ये एग्जाम्पल जो हैं आप अच्छी तरह से इनको ध्यान रखें। ठीक, अब आते हैं एनर्जी पर। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि काइनेटिक एनर्जी या हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल होती है और बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन है। पोटेंशियल की हम मेन स्टडी करते हैं तो देखिए एक डिफिनीशन हम छोटे क्लास में पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ते हैं कि बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक, लेकिन जो बेसिक डिफिनीशन पोटेंशियल एनर्जी की है उसको हम यहां पर नोट कर रहे हैं। वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम हमेशा पोटेंशियल नहीं डिफाइन करते, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होगा उसको में माइनस लगाइए, वो आपका जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा। और वर्क डन में यहाँ माइनस लगा हुआ है, हम एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, इनिशियल टू फाइनल। इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज ए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। हम एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, इसको ऊपर ले जाते हैं। मान लीजिए आप एच हाइट पर गए, आपको मालूम है कि एच हाइट पर जाने पर यहाँ सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ध्यान से समझना, और एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, फाइनल है एम जी एच, इनिशियल जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हुई। अब वर्क डन कंजर्वेटिव, जब आप ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए वर्क डन जो होगा ग्रेविटी फोर्स से वो माइनस एम जी एच होगा। ठीक, अब इसमें माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स से कितना हुआ, प्लस एम जी एच, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो आप समझ गए होंगे कि हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं। हम जब किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन करते हैं तो हमें एक पॉइंट पर जीरो लेना होता है। फिजिक्स में जितने भी आपने मतलब लगभग सभी डेरिवेशन जो किए गए हैं वो सभी में हम पोटेंशियल एनर्जी को इनफाइनाइट पर जीरो लेते हैं। ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टेट में आपने देखेंगे, चाहे ग्रेविटेशन के चैप्टर में, तब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं कि mgh है। हम अर्थ के सरफेस पर जब बोलते हैं कि अर्थ से सरफेस से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो हमने अर्थ के लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया है। प्रैक्टिकली वो अर्थ के सरफेस और हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है mgh, और वो भी जब है जब हाइट कम हो। ये बात ग्रेविटेशन के चैप्टर में है। ठीक, जब हाइट कम हो तब के लिए वो फार्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, तब हम बोलते हैं कि एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाँ, ये जो फार्मूला है आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें ध्यान से देखें, अगर हम स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आपका डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर होगा। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो कॉस थीटा आता है, इसका मतलब एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस डी यू बाई डी आर। यहाँ ध्यान से देखें, इसका मीनिंग है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव हम जिस डायरेक्शन में करेंगे वहां पर हमें फोर्स का कंपोनेंट मिलेगा। ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम एक्स डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, वाई डायरेक्शन में करते हैं तो वाई कंपोनेंट मिलेगा, जेड में करते हैं तो जेड कंपोनेंट मिलेगा। तीनों कंपोनेंट निकालकर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बोलते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पर अदर पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे, तीनों निकालकर और इनमें फिर आई जे के यूनिट वेक्टर लगा दें। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस
वर्सेस एक्स का ये कोई कर्व प्लॉट है, तो इनके जो पीक और हाई और लो पॉइंट है, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, इनमें अगर स्लोप ड्रा करेंगे तो नेचुरल है कि इनका स्लोप जीरो होगा, यानी कि इन पॉइंट पर फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको इस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं जैसे u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z क्यूब। तो जब हम एफ एक्स निकालेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x होगा। इसी तरह से जब हम y कंपोनेंट निकालेंगे फोर्स का, तब x और z कांस्टेंट होंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस का 4y आएगा, माइनस यहाँ फार्मूले में है। इसी तरह से z आ जाएगा, तीनों कंपोनेंट लिखकर उसमें यूनिट वेक्टर लगा दें i j k, तो ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का जो है एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसके अंदर अगर x y z की वैल्यू पुटअप कर दें तो पर्टिकुलर पॉइंट पर 3D के अंदर हमें फोर्स का वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इसी को हम अगर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड को हम डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड लिखें, तो हायर फिजिक्स में इसको हम माइनस डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्प्रिंग में है, वो फार्मूला आपको मालूम हाफ के एक्स स्क्वायर है, जो वर्क डन होता है वही उसमें एज ए जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। ठीक, यहाँ x को अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, ओरिजिनल लेंथ मतलब यहाँ पर डालना। ठीक, इसके अलावा आप नेक्स्ट देखें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगर न्यूमेरिकल लगाए जाए तो कभी मिस्टेक नहीं होती है। वर्क W कंजर्वेटिव यानी कंजर्वेटिव से वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव W नॉन कंजर्वेटिव और W एक्सटर्नल, इन सबको मिलाकर जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, F से फाइनल है, I से इनिशियल है। ठीक, और जो इसमें से आप कंजर्वेटिव वर्क डन यहाँ समझ गए होंगे, पोटेंशियल एनर्जी उससे डिफाइन है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन वगैरह है, एक्सटर्नल वो है जो आप बाहर से फोर्स को लगाएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का अगर हम सम कर दें तो ये आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर सम करते हैं तो ये आपके टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अभी आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है कि W कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव W एक्सटर्नल इज इक्वल टू KF माइनस KI। इस इक्वेशन को तो न्यूमेरिकल लगाने में ये क्लियर होगी बिल्कुल। अगर हम किसी सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, या तो फोर्स ये लग ना रहे हो या इनसे जो वर्क डन हो वो जीरो हो, तो केवल W कंजर्वेटिव होगा KF माइनस KI। वर्क डन कंजर्वेटिव होता है UF माइनस UI का निगेटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव। अब आप इनिशियल और फाइनल को एक साइड कर ले तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल आ जाएगी। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम के अंदर अगर कंजर्वेटिव फोर्स केवल लग रहे हैं, ठीक, यानी कि W नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल जीरो हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। ठीक, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द एक्सटर्नल फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स डू नो वर्क। एक्सटर्नल फोर्स डू नो वर्क, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोग ग्रेविटी के केस में और स्प्रिंग के केस में 11th में कंजर्वेटिव को प्रूव करते हैं। हम तीन फील्ड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशन में आपको मालूम है जैसे हमने अगर किसी बॉडी को हमने अर्थ से प्रोजेक्ट कर दिया, नीचे से ऊपर फेंक दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी हाईएस्ट होगी और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी डाउन होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये एनर्जी वर्सेस हाइट बनाया है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर जीरो होगी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और ये टोटल एनर्जी इनका सम कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर हम बॉडी को ड्रॉप कर दें तो ड्रॉप करने में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, हमने इसीलिए एक्स एक्सिस पर पोजीशन लिखा है यहाँ पर है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जो है ड्रॉप करने में जीरो होगी, तो काइनेटिक यहाँ पर जो है वो जीरो होगी, तो काइनेटिक यहाँ जीरो होगी, फिर धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। जब अर्थ पर स्ट्राइक करेगा तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप से जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम का सिस्टम है उसमें लगाते ही ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। हम मिनिमम को यहाँ पर जीरो हमने लिया है, लेकिन ध्यान रखना इसका एक ऑब्जेक्टिव कराएंगे कि न्यूमेरिकल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जरूरी नहीं है कि मिनिमम पोजीशन पर जो है वो जीरो हो, मिनिमम होती है लेकिन जीरो की गारंटी नहीं है। काइनेटिक यहाँ पर मैक्सिमम होगी। इसी तरह
में से कार्नर पर अगर आएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक यहाँ लेकिन जरूर जीरो होगी और टोटल इनका सम होगा। ये पैराबोलिक पाथ बनते हैं, ठीक। और इसमें दोनों एनर्जी को इक्वल कर दीजिए तो ये वाले पॉइंट निकल आएंगे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, अगर नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है किसी सिस्टम के अंदर, तो फिर नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल, यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव और जीरो नहीं है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव को राइट में ले जाइए, तो इसका मतलब है नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल से जो वर्क डन होगा वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल आएगा वो। हाँ, नेक्स्ट आप इसमें जरा पावर को देखें। देखिए, पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। पावर आपका अगर एवरेज में निकालना है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम निकालें। अगर इंस्टेंटेनियस पावर है तो dw/dt होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को लिखते हैं F.dr। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बाहर लें, dr/dt वेलोसिटी है। पावर का ये भी बहुत जनरल फार्मूला है, स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन p dt का इंटीग्रेशन होगा। पावर कभी कभी दी होती है, उससे भी वर्क डन आप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कहीं पर अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाई फ्रिक्शन पूछा जाए, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फिर वर्क डन जो पावर आप निकाल लें डिलीवर्ड बाई द फ्रिक्शन और इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आएगा। पावर की यूनिट वाट है, किलोवाट है, हॉर्स पावर भी लेते हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट है। 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकंड होता है या 10⁻⁷ अर्ज पर सेकंड होता है, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। ए बॉडी मूव्स स्ट्रेट लाइन बाय मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, यानी एक मशीन जो है वो पावर कांस्टेंट डिलीवर कर रही है। आपको रिलेशन बताना है ऐसी कंडीशन में x वर्सेस t, स्ट्रेट लाइन मोशन है, वेलोसिटी वर्सेस t, ठीक, और वेलोसिटी वर्सेस x भी निकल आएगा। देखिए, पावर को कांस्टेंट बनाएं, k लिखें, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को ma लिखा, a को v dv/dx, तो यहाँ पर v स्क्वायर हो गया, मास को डिवाइड कर लिया। अब v स्क्वायर dv इधर रखें, dx को इधर लाएं, इसको इंटीग्रेट कर दें तो v पावर 3/3 हो जाएगा। बाकी मैटर कांस्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है तो फिर पूरा चेक करना। ये वेलोसिटी आ गई आप x पावर 1/3 के, ठीक। अब आप वेलोसिटी v की जगह dx/dt लिख दें, ठीक। dx को इधर लेफ्ट में रखा, dt को इधर लाएं, x को लेफ्ट में लाएं, वेरिएबल एक साथ बनाएं, इसको आप इंटीग्रेट करें तो x प्रोपोर्शनल जो है वो t पावर 3/2 आ गया। ये रिलेशन बन गया x वर्सेस t, ठीक। और अगर x को हम डिफरेंशिएट कर दें यानी कि v = dx/dt, तो ये आपको डिफरेंशिएट करें तो आपका वेलोसिटी प्रोपोर्शनल t पावर 1/2 आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट पावर में सारे रिलेशन निकल आए। ध्यान रहे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पावर कांस्टेंट नहीं है या कोई वेरिएबल दिया है तो तब भी इसी के अकॉर्डिंग टू आप लगाएंगे, ओके। यहाँ पर एक ये चैन रखी हुई है या स्ट्रिंग समझ लें, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल है, स्मॉल एल लेंथ इसकी सस्पेंडेड है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है 11th का, इसको ऊपर को खींच रहे हैं टेबल के, ठीक। तो वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान दें। सबसे पहले जो स्ट्रिंग सस्पेंडेड है, ठीक, इसी को निकालेंगे कि ऊपर खींचने में जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh के इक्वल होगा। मास चेक करें जो सस्पेंडेड है, टोटल मास m है, उसमें लेंथ को डिवाइड करें तो मास पर यूनिट लेंथ आएगा। जो स्ट्रिंग सस्पेंडेड है उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करें स्मॉल एल को, तो ये टोटल मास आ गया सस्पेंडेड स्ट्रिंग का mgh। h में ध्यान रखना बस, इसीलिए क्वेश्चन कराया है। ये टोटल लेंथ एल है, एक्चुअली जब इसको ऊपर खींचेंगे तो सबकी हाइट अलग अलग है, ठीक, क्योंकि ये एल हाइट ऊपर जाएगा और जो यहाँ पर है उसकी हाइट बिल्कुल 0 ऊपर खींचेगी, तो इसलिए एवरेज लेते हैं यहाँ पर L/2, इसका ध्यान रखना। तो ये mgL² बन जाएगा। कहीं डाटा दिए हो तो आप उसमें पुटअप कर देना, लेंथ स्मॉल एल कैपिटल एल, मास जो भी दिया हो और आंसर जूल में दे देना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आप देखें 3rd, यहाँ पर एक ये बॉब जो है वो स्ट्रिंग से अटैच है, इसमें हमेशा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक, और इसको 45 डिग्री तक जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाकर यहाँ पर ले आए, डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक। ऐसी कंडीशन में फोर्स पूछा है कि कितना लगेगा, ठीक। तो मास दिया हुआ है m, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान रखें कि वर्क डन का अगर कहीं फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा हो, आगे हम इसमें क्वेश्चन डालेंगे, उन पर ध्यान देना कि जो फोर्स का अगर डायरेक्शन जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ का फोर्स लें या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लें। तो यहाँ पर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली B से C तक आने में बॉब को जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो A to C है, और ये लेंथ L है, तो ये वाली जो आपका होगा वो L sin θ हो जाएगा,
ठीक। तो वर्क डन निकालें और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन यहाँ पर 4 से F है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L sin 45 हो गया। इसके बाद गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये हाइट चाहिए होगी, ध्यान दें A से B तक की हाइट, टोटल O से B तक की हाइट जो है वो लेंथ L है और O से A तक की लेंथ L cos 45 होगा। तो L में से L cos 45 को माइनस कर दें तो A भी निकल आएगा। इसका मतलब mg L को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos 45 रख दिया है, इससे लेंथ को कैंसिल कर दें और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकल आई आपकी mg इन ब्रैकेट √2 - 1। नेक्स्ट इसमें जरा क्वेश्चन देखें आप लोग। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी दी है पार्टिकल का, इसका मास 1 kg है, मूविंग अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, x⁴ है माइनस x²/2 है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दी गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पूछी है पार्टिकल की। तो देखिए मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ओके, अब मिनिमम चेक करो कहाँ पर है, मिनिमम का मतलब 0 नहीं। ओके, तो क्या करें चेक करने के लिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें तो पता लग जाएगा कि मिनिमम कहाँ पर है। इसको डिफरेंशिएट करके 0 करें, यहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं, x 0 मिलेगा, 1 मिल रहा है और -1 मिल रहा है। तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर लिया जाए तो x 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी, इसमें वैल्यू पुटअप करें x की और यहाँ पर x + -1 डालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी -1/4 जूल आ रही है। इसका मतलब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दें मिनिमम, तो नेचुरल है काइनेटिक मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हमने ½ mv² लिखा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दी गई है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम -1/4 जूल है। इससे आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे 3/√2 मीटर/सेकंड। ध्यान रखना मिनिमम पोटेंशियल हमेशा 0 नहीं होती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्टिकल का मास 5 kg है, इसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया है, ये 20 मीटर की हाइट है, इसकी फाइनल स्पीड 10 मीटर/सेकंड है। ओके, इसमें वर्क डन निकालना है बाई एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर का जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर कौन कौन वर्क डन करेंगे, ये तो स्पेस के अंदर है, ग्रेविटी वर्क डन करेगा और एयर है इसमें, तो वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन एयर रेजिस्टेंस से निकालना है, ग्रेविटी से वर्क डन, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, इसलिए mgh h 20 मीटर दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 डाली है, मास 5 kg है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी v 10 है, तो ½ mv², यहाँ 10 का स्क्वायर करें तो ये वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस आ गया -750 जूल। इसी तरह से ये एक कर्व पाथ दिया गया है, इसमें मास m है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट μs दिया गया है, म्यू ले लें फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फोर्स ऑलवेज, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो कि ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। फोर्स ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ है, यानी टेंजेंशियली फोर्स लगता है, ठीक है। मास जो है वो स्लोली मूव का मतलब हो गया कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। फाइंड द वर्क डन बाई फोर्स F, इसमें कौन कौन से वर्क डन हो सकते हैं, एक फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है इसलिए फ्रिक्शन से, ग्रेविटी से वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स से ये निकालना है, और नॉर्मल फोर्स से वर्क डन। नॉर्मल से जो वर्क डन है वो यहाँ पर 0 होगा, ग्रेविटी से वर्क डन -mgh होगा, ये हाइट h दी है, बेस L दिया है, तो ग्रेविटी में आपको मालूम है केवल सीधे हाइट ली जाती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इसलिए -mgh। अब फ्रिक्शन फोर्स आपको मालूम μmg cos थीटा होता है एट एनी इंस्टेंट, ठीक। तो हमें अगर वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन फोर्स से तो dw लिखा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन पहले। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें, ये इंक्लाइंड प्लेन का एक ये जो कर्व पाथ है इसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया है, बेस L को स्मॉल पार्ट dl ले लिया है, हाइट इसकी dh ले ली है, ठीक। तो जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो नेचुरल है, इसके अलोंग करेगा, ds के पाथ के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स μmg cos थीटा है और डिस्प्लेसमेंट ds है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें cos थीटा की वैल्यू पुटअप कर दें, dl/ds, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ से आपका ds कैंसिल हो गया तो ये dl आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन आएगा -μmgl। इसको जरूर आप ध्यान रखना कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में वो चाहे जैसा हो, उसमें अगर फ्रिक्शन से वर्क डन निकाला जाएगा तो -μmg, इस टाइप में -μmg ले लें और इनटू लेंथ बेस की आती है,
अल्टीमेटली। जैसे ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा हाइट h आता है, वैसे इसमें लेंथ आती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्वेश्चन को फॉर्म को चेंज करके किसी भी एग्जाम में ये दिया जा सकता है। अब आप वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सभी इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जिसे कि हमने कैपिटल F लिखा है, उससे टोटल वर्क डन आपका निकल आया, ये mgh प्लस म्यू mgl आ गया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर चेक करें, ये 5 मीटर की हाइट से बिल्डिंग से ए पॉइंट से किसी v1 वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है। v1 आपका √44 मीटर पर सेकंड है। अर्थ पर ये स्ट्राइक करता है v2 वेलोसिटी से। देखिए इसमें डायरेक्ट v2 वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से निकल आएगी। ए और बी पॉइंट पर लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पर पोटेंशियल एनर्जी बी पर। काइनेटिक एनर्जी ए पर हाफ एम बी1 स्क्वायर होगा, पोटेंशियल वहां पर हाइट h है इसलिए mgh होगा। काइनेटिक एनर्जी बी पर हाफ एम बी2 स्क्वायर होगा। लोएस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लिया है, तो इसको सॉल्व करें, मास को कैंसिल करें तो b2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस 2gh। सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आ जाती है। इसमें b1 स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दें, g 10 डाल दें, h 5 मीटर डाल दें तो b2 आपका 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह जब हम किसी पार्टिकल में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर h हाइट पर अगर वेलोसिटी v2 है और हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो v1 वेलोसिटी है, इसमें डायरेक्ट काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दें। हाइट h है, इसको हमने वहां भी ड्राइव कराया है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें ऊपर जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, इसमें अल्टीमेटली ऊपर से ये नीचे आया इसलिए टोटल के लिए लगाया है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया है। ठीक, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ध्यान रखना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, यानी दोनों इक्वल होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल को एक तरफ लाएं, काइनेटिक को एक तरफ लाएं तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। कभी कभी कहीं बुक्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन लगा देते हैं कि पोटेंशियल, लेकिन और कोई इसमें फोर्स नहीं लगे होने चाहिए। यहाँ पर ये स्प्रिंग में मास अटैच है, मास का मास जो है 1 kg का मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। ये इस समय इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर नोट है कि ब्लॉक स्टेशनरी है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर ग्रेविटी को स्विच ऑफ कर दिया, यानी ग्रेविटी को 0 कर दिया तुरंत, तो ग्रेविटी को जब 0 किया तो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में mg इज इक्वल टू kx नॉट लगाएं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में x नॉट हमने इसका एक्सटेंशन ले लिया है, इससे x नॉट 1/10 मीटर आएगा। ठीक, अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के x नॉट स्क्वायर, जब ग्रेविटी ऑफ कर देंगे तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रेविटी से यहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा, हाफ एम बी एम स्क्वायर। इसमें जो है आप मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लें जो कि 1 मीटर पर सेकेंड आती है। मास आपको गिवन है, x नॉट आप निकाल चुके हैं, k की वैल्यू आपको 100 न्यूटन पर मीटर गिवन है। यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम ग्रेविटी को ऑफ कर देंगे तो ब्लॉक ऑसिलेट करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। हाँ, इसके बाद जो है हम आपको इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे। हमने अपने पीडीएफ में इक्विलिब्रियम को डिटेल में दिया हुआ है। आप वर्क एनर्जी पावर के पीडीएफ में जाएं और वहां पर इक्विलिब्रियम को जरूर देखें। हम यहाँ पर आप उसका डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसमें 0 होता है। ठीक, अब F इक्वल टू आपको मालूम कंजर्वेटिव के लिए -du/dr होता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब है या तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी या इधर कांस्टेंट होगी, दो में से एक काम होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक, अब अगर इन कंजर्वेटिव फील्ड एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑप्टिमम होगी। कंजर्वेटिव फील्ड में आपको मालूम है जब du/dr 0 है मैक्सिमा मिनिमा, तो पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या 0 होगी। इसी के हिसाब से जो है वो इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम को पहले देखें। देखिए जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो केस पढ़ते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। ठीक, सबसे बिल्कुल रफ पहचान है स्टेबल और अनस्टेबल की, कि अगर पहली बात, अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी है तो आप ये समझ चुके होंगे कि इधर वो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी। अगर पार्टिकल को अपनी जगह से डिस्टर्ब कर दो तो उसमें अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आए, अवे फ्रॉम द चला गया उस पोजीशन, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और वो किसी भी जगह पर रुक जाए,
आगे जाकर, तो वो कंडीशन जो होती है वो न्यूट्रल की होती है। आपने सिंपल पेंडुलम को देखा होगा, सिंपल पेंडुलम में जब मीन पोजीशन के अबाउट बॉडी होती है यहाँ पर और ऑसिलेट करती है, अगर मीन पोजीशन जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वहां से अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दें तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी होती है, और ऐसे जितने भी केस हैं उनमें मीन पोजीशन में आने के बाद ये ओवरशूट करेगा, यानी कि क्योंकि ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा और इनर्शिया की वजह से ये ओवरशूट कर जाएगा, ठीक। और फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। एसएचएम की जितनी कंडीशन है उनमें सब में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट होती हैं। यहाँ पर जैसे हमने एक ये बाउल दी है, इसमें एक बॉल रख दी है, अगर बॉल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो तो फिर से देखिए फोर्स लगेगा। किधर लगेगा फोर्स? टूवर्ड्स सेंटर फोर्स लगेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी इसमें होगी। तो बिल्कुल रफ पहचान है, इसको ध्यान रखना। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी नहीं है, दूर चला गया, तो वो अनस्टेबल होगा। जैसे एक बाउल को हमने ये अपोजिट करके रख दिया है, यहाँ अगर ऊपर के सरफेस पर अगर बॉल होगी और इसको थोड़ा भी आपने डिस्टर्ब कर दिया तो नेचुरली ये यहाँ आके नीचे गिरेगा आके, ठीक। यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में इसमें आने की टेंडेंसी नहीं होगी। हमने इलेक्ट्रोस्टेट के जो बीडीएफ हैं या इलेक्ट्रोस्टेट के जो लेक्चर हैं, हमने बहुत सारे शॉर्ट में स्टेबल और अनस्टेबल को समझा रखा है। आप 12th के लेक्चर में भी जो इलेक्ट्रोस्टेट से रिलेटेड है वहाँ शॉर्ट में भी देख सकते हैं, लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें डिटेल में इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रिकल के केस में समझाया गया है। वहाँ हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डिस्टर्ब करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की अगर उसमें टेंडेंसी है तो वो स्टेबल होता है, और वहां पर फिर टाइम पीरियड के फार्मूले निकाले गए हैं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व को प्लॉट कर दें तो जरा ध्यान दें, यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा है और यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक। जहां पर मैक्सिमा होता है वहां नेचुरल है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ध्यान दें, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने आपको एक वैसे बताया कि अगर हम डिस्टर्ब कर दें तो उसमें ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी होती है। दूसरी इसकी मैथमेटिकल पहचान ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक, तो वो अनस्टेबल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल होगा। कांस्टेंट है तो वो न्यूट्रल होता है। नेचुरल है कि स्टेबल की जगह अगर कोई भी बॉडी अपनी स्टेबल सिचुएशन में होगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर अनस्टेबल होगी, ये ग्राफ का मैक्सिमा बनेगा। यहाँ फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जिन लोगों को मैथ आती है उन्हें पता होगा कि मैक्सिमा में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ठीक। ये लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये स्टेबल कंडीशन है। यहाँ पर फोर्स सभी जगह 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, फोर्स 0 है, स्टेबल कंडीशन होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और डबल डेरिवेटिव अगर पोटेंशियल एनर्जी का करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। अच्छी तरह से इनको लर्न करना, ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरे, ये भी एक तरह से देखिए, हमने ये कोण रखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो फिर यहीं आ जाएगा। ये स्टेबल कंडीशन है, अगर कोण को हम उल्टा करके रख दें तो ये तुरंत गिर जाएगा अगर थोड़ा सा भी आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी एक पॉइंट और ध्यान रखना थोड़ा सा, कि जैसे जो स्टेबल कंडीशन होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, स्मॉल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक। अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो सीजी ऊपर को उठेगा, ऐसे ऊपर छोड़ देंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहीं पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर हम अनस्टेबल की कंडीशन होगी, अगर हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे तो सीजी सीधे नीचे चला जाएगा, ठीक। तो सीजी से भी ध्यान रखना, डबल डेरिवेटिव से ध्यान रखना, ये हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट से ध्यान रखना, डिस्टर्ब करने पर उसकी क्या पोजीशन आती है उससे भी ध्यान रखना, ठीक। हमने वहां एक चार्ट बनाया जिसमें तीनों का डिफरेंस दिया है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो होता है उसका मतलब ये है, जैसे ये कोई बॉल है, आप ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दें तो थोड़ा रोल करने के बाद ये आगे यहाँ रुक जाएगी, ठीक। जैसे ये पेन है, इसको टेबल पर रखकर अगर ऐसे हटा दें तो दूसरी जगह रुक जाएगी, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए, ध्यान देना जरा इस पर, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये फोर्स का हमने वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में समझ लो फोर्स लग रहा है, हमने ये ग्राफ बना दिया है यहाँ पर ऐसे, ठीक। जरा चेक करें, इस पॉइंट ए पर और बी, दो पॉइंट पर चेक करेंगे। ए पॉइंट पर जो फोर्स है वो 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब पहचान करनी है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दो। ध्यान दें, हम इसे एक्स डायरेक्शन में आगे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक, आगे ले जा रहे हैं, तब इसका फोर्स ध्यान देनी चाहिए, निगेटिव हो जाएगा,
नेगेटिव आने का मतलब हमने प्लस एक्स डायरेक्शन में इसको डिस्टर्ब किया, फोर्स लगा माइनस एक्स में, इसका मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की यहाँ पर टेंडेंसी होगी, इसलिए ये पॉइंट ए स्टेबल होगा। और बी को चेक करें, बी पॉइंट पर अगर हम थोड़ा सा इसको राइट को डिस्टर्ब कर दें पार्टिकल को, क्योंकि ए बी पर दोनों ही इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों में ही नेट फोर्स जीरो है, अगर हम इसको राइट को डिस्टर्ब कर दें तो यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लें, यहाँ फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ग्राफ यहाँ ऊपर है। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि फोर्स किस डायरेक्शन को लग रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन को लग रहा है। हमने इसको राइट को डिस्टर्ब किया और फोर्स भी राइट को लग रहा है, इसका मतलब इसमें ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए बी पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। ठीक है, तो हमने कई पॉइंट ये बता दिए, स्टेबल अनस्टेबल। ध्यान रखना कि स्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें एसएचएम की कंडीशन हुआ करती है। हाँ देखिए, इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कीजिए। ये क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg मूविंग इन वन डायमेंशनल अंडर यानी वन डायरेक्शन में अंडर फोर्स डिलीवर कांस्टेंट पावर 0.5 वाट। इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। देखिए, पहली बात वेलोसिटी दी है और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछी है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास है और वो वर्क डन के इक्वल होगी। और पावर दी है तो पावर में हम टाइम को अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना नहीं है, तो ये सीधे सीधे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ले लिया, पावर p इंटू टी हो गया, इसमें वेलोसिटी का ये फार्मूला बन गया। पावर की वैल्यू पुटअप करें, 0.5 टाइम 5 सेकंड है, मास 0.2 kg है, ये वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये एक रेलवे ट्रैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रेलवे ट्रैक का जो है वो इलिप्टिकल पाथ पर है, ठीक है। इसमें ये डिस्टेंस यहाँ से जो है वो जो वर्टिकल ली गई है, ये वर्टिकल ट्रैक है, ध्यान रखना। तो वर्टिकल डिस्टेंस ये 4 मीटर है और बेस से ये डिस्टेंस 3 मीटर है। अच्छा, इसमें एक फोर्स लगाया जाता है 1 kg ट्रॉली या किसी मास पर, वो इस ट्रैक के अलॉन्ग ले जा रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो ऑलवेज पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक है। वर्क डन की एक हमने बताया कि मेन पॉइंट है कि वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू जाएगा भले ये ट्रैक पर जा रहा हो, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पी टू क्यू है। हमने इसके रिलेशन में इसी में एक चार्ट अटैच किया है, लास्ट में वो देखना, उसमें 3 बात पर अलग अलग दिखाया गया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको आप जरूर करें। तो यहाँ पर दिया है 18 न्यूटन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू पी क्यू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे मास की, ठीक। यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसमें कौन कौन वर्क डन करेगा? एक तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं वो वर्क डन करेगा, ग्रेविटी वर्क डन करेगी, ठीक, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो फोर्स जो है वो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड है, हाइट ऊपर है, माइनस mgh इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डाटा चेक करें, फोर्स 18 न्यूटन है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस लगाकर ये 5 होगी, माइनस मास 1 kg है ब्लॉक का, ये जो ले जा रहे हैं, जी की वैल्यू 10 ली है, और हाइट जो है वो वर्टिकल ली जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में mg एक्ट करता है, ठीक है। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको 50 जूल आ गई है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर एक ये पुली दी हुई है, इसके दोनों तरफ मास अटैच है, एक m1 है दूसरा m2 है, इसका मास 0.36 kg है, इसका मास 0.72 kg है, ठीक। ये एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसमें वर्क डन पूछा है टेंशन से जो m1 पर होगा, लिखा है फाइंड द वर्क डन बाई वन ब्लॉक m1 ऑन ब्लॉक m1 बाई स्ट्रिंग है, ठीक है, इन फर्स्ट सेकेंड यानी 1 सेकेंड में। तो नेचुरल है कि इसमें स्ट्रिंग का वर्क डन करने का मतलब है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रही है वो कितना वर्क डन कर रही है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक का कि कितना हो रहा है। तो यहाँ पर और दूसरी बात है, ये ब्लॉक हैवी है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, टेंशन भी अब बढ़ होगा इसमें ब्लॉक पर, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो लगा दो इक्वेशन, इसमें क्या बनेगी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, ठीक, और इसकी t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। अब ये दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो t कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्सीलरेशन a आएगा g/3, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुटअप कर दो, बहुत इजीली जो है वो टेंशन कैलकुलेट हो गई 4m1g/3। ये टेंशन वैसे तो दोनों में इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल और अपोजिट चलेंगे, लेकिन एक में पॉजिटिव होगा एक में नेगेटिव होगा। तो ब्लॉक m1 के लिए हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, a g/3 है, टाइम 1 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट g/6 आ गया। तो वर्क डन होगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन दी हुई है
4m1g/3 और डिस्प्लेसमेंट आपका g/6 है। तो ये वैल्यू m1 की यहाँ पुटअप कर दें 0.36, तो ये 8 जूल जो है आपका वर्क डन आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितने आसान है, ये सारे तीनों क्वेश्चन एडवांस के हैं। देखिए यहाँ पर ये फोर्स जो है वो गिवन है आपको, और फोर्स के ड्यू टू एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसकी की इनिशियल पोजीशन P है x, y। इसमें एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए टोटल वर्क डन निकालना है। आप फोर्स को ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर हम टेंजेंट डाल दें तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। यहाँ फोर्स का x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब है फोर्स टेंजेंट लग रहा है सर्कुलर पाथ के। ठीक, सर्कुलर पाथ में जो कर्व है आपका वो dy/dx होगा टेंजेंट, जो कि fy/fx के इक्वल होगा। y कंपोनेंट को x कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये x/y आएगा माइनस का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें तो ये सर्कुलर पाथ आ जाएगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और फोर्स जो है वो टेंजेंट लग रहा है सर्कुलर पाथ में। इसका मैग्नीट्यूड निकालने √fx² + y², ये k के इक्वल आएगा। इसका मतलब वर्क डन होगा फोर्स k इंटू डिस्प्लेसमेंट 2πr। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एक वेक्टर फॉर्म में फोर्स यहाँ पर गिवन है, और ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम a,0 से 0,a तक एलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस a। इसमें वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स। देखिए ये जो सर्कुलर पाथ है आपका a,0 यहाँ पर होगा, 0,a यहाँ पर होगा, क्योंकि रेडियस a है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। इस फोर्स को आप ध्यान से देखें, xi + yj, ये किसी समय इसका पोजीशन वेक्टर होगा यहाँ पर पार्टिकल का r जो वेक्टर है। ठीक, इसको हम r वेक्टर लिख सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड √x² + y² होगा। यहाँ पावर 1/2 होगी, यहाँ 3/2 है, इसका मतलब ये r³ होगा। और वेक्टर r को हमने यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया तो ये r एक कैंसिल होकर r² आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखें, फोर्स का डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में है। ठीक, इसका मतलब टूवर्ड्स सेंटर है, फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पर वर्क डन 0 होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ देखिए, ये 3 मीटर की लेंथ में ये बॉब अटैच है स्ट्रिंग में, और इसको हम A to B ले जा रहे हैं। इसमें हमने 3 डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स दिखाए हैं। एक तो सीधे फोर्स लगा रहे हैं A to B, दूसरा आर्क में लगा रहे हैं, ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। ठीक, और तीसरा हमेशा फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो तीनों में वर्क डन अलग अलग होगा। फर्स्ट केस में चेक करें, फर्स्ट केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन फोर्स का ये है, तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3√2 होगा। पाइथागोरस लगाएं तो 9√2 जूल वर्क डन होगा। सेकंड केस में आर्क है, तो सर्किल का 1/4 पार्ट 2πr/4, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें r और 3 की, तो 9/2π जूल आ गया। और तीसरे केस में हम हमेशा फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखें A to B जाने में हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये 3 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 जूल आएगा इसमें टोटल वर्क डन।